मेरे चैनल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार मैं कोई हिंदुस्तानी केस कवर करने वाला हूं और उसके साथ साथ पहली बार मैं कोई ट्रेंडिंग केस कवर करने वाला हूं। और क्यों 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के बाद आज मैं पहली बार कोई हिंदुस्तानी केस कवर कर रहा हूं, इसका मेन रीजन है इस केस की पॉपुलैरिटी। पिछले 3-4 दिनों में इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस केस की हैवानियत ने पूरे देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए अब देर किस बात की, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं मेरठ, एक शहर जो अपनी हिस्ट्री और कल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है, जहां के बाजारों की रौनक और गलियों में चहल पहल सबको अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन इस शहर के एक शांत मोहल्ले में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है मेरठ सीमेंट मर्डर की, एक ऐसे जुर्म की जो प्यार, धोखे और इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाली हिंसा से भरा हुआ है। तो चलिए इस हादसे के डरावने सच से पर्दा उठाते हैं। सौरभ राजपूत एक 29 साल के मर्चेंट नेवी ऑफिसर अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहते थे। मेरठ उत्तर प्रदेश के एक इज्जतदार परिवार से वो ताल्लुक रखते थे। उनकी माँ का नाम था रेणु देवी और वो अपने बेटे पे बहुत ही ज्यादा गर्व करती थी। और करीबी क्यों ना, आखिर उनका बेटा एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक सौरभ के पिता का नाम न्यूज में रिवील नहीं हुआ है। इसका क्या रीजन है अभी मैं नहीं जानता। सौरभ का करियर समुंदर पर सफर था, लेकिन दिल हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहता था। वो परिवार के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते थे और हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचते थे। लेकिन अपने कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात हुई थी मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की से, एक एम्बिशियस लड़की जिसके सपने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के थे। मुस्कान के पिता का नाम प्रमोद कुमार रस्तोगी और माता का नाम कविता रस्तोगी है। मुस्कान एक बहुत ही डिसिप्लिन फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनके सपने उनके परिवार के सपनों से हद से ज्यादा बड़े थे। अब इन दोनों का प्यार कॉलेज के दिनों में ही शुरू हो गया था, जहां दोनों की मुलाकात म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए हुई थी। जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में अपने परिवार में बताया तो मुस्कान का परिवार इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं था और कहीं ना कहीं सौरभ की फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसके बावजूद दोनों ने साल 2016 में लव मैरिज कर ली, ये जानते हुए भी कि दोनों के परिवार उनकी मैरिज से खुश नहीं थे, मतलब पूरे तरीके से खुश नहीं थे। इसके बावजूद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और शादी कर ली। अब कुछ सालों तक इन दोनों की जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। साल 2019 तक उनकी जिंदगी में एक बेटी ने कदम रखा, लेकिन अंदर ही अंदर उनके रिश्ते में लगातार दरारें आ रही थी। इसका सबसे बड़ा रीजन था साल 2019 में उन दोनों की जिंदगी में एक इंसान आया जिसका नाम था साहिल शुक्ला। अब ये इंसान इन दोनों की जिंदगी में किसी मुसीबत से कम नहीं था और इसी मुसीबत ने और कई दरवाजे खोल दिए। अब देखिए, होता यूं है कि मुस्कान और साहिल की मुलाकात एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुई जो एक म्यूचुअल क्लासमेट ने बनाया था, क्योंकि मुस्कान और साहिल एक साथ क्लास 8 तक पढ़े हुए थे एक ही स्कूल में। अब इस मुलाकात ने पुरानी यादों को तो ताजा कर दिया। अब मेरठ के एक मॉल में उनकी मुलाकात के बाद उन दोनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। जो बात कैजुअल बातों से शुरू हुई थी वो जल्द ही एक इंटेंस और छुपे हुए अफेयर में बदल गई। और बहुत ही जल्द सौरभ को भी इस चीज का पता चल गया और सौरभ ने शराब पीना शुरू कर दिया। और सौरभ और मुस्कान के रिश्ते इतनी ज्यादा खराब हो गए कि साल 2021 में बात तलाक तक पहुंच गई थी। लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्होंने रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन दिल से उन दोनों की दूरियां लगातार बढ़ रही थी। कुछ इन्फॉर्मेशन से मुझे ये चीज ही पता चली कि उनके डिवोर्स को रोकने में इन दोनों की फैमिली ने योगदान दिया था। उन दोनों के परिवार का भी ये कहना था कि चाहे तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो रहा हो, अपनी बेटी के लिए प्लीज अलग मत हो। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। लेकिन सौरभ के मन में हमेशा वो बात घूमती रहती थी, और क्यों ना घूमे। अभी भी उन्होंने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए साल 2023 में अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी को छोड़ दिया ताकि वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके और उनको ज्यादा वक्त दे सके। दूसरी तरफ मुस्कान लगातार साहिल से मिलती रहती थी और इस चीज की खबर सौरभ को पता चलती रहती थी। अब सौरभ की माँ उनके इस डिसीजन से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा मर्चेंट नेवी में ही नौकरी करता रहे, लेकिन उनका यह भी मानना था कि मुस्कान ने सिर्फ पैसे के लिए ही उनसे शादी करी थी। लेकिन जल्द ही उन दोनों की जिंदगी में
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया। साल 2023 में सौरभ ने लंदन जाकर बेकरी में काम करना शुरू किया ताकि वो अपने परिवार को अच्छे तरीके से पैसे से सपोर्ट कर सके, जो कि शायद हर एक आदमी हमेशा अपने दिमाग में सोचता रहता है। अब एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एक चीज कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद मेरा ऐसा मानना है कि सौरभ जब मर्चेंट नेवी में रहते होंगे तो मुस्कान और साहिल के बीच की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और शायद उसी चीज को खत्म करने के लिए सौरभ ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ मुस्कान ने अपने माँ बाप से पैसा लेना शुरू कर दिया, जो शायद उनको और सौरभ को और दूर करता गया। मुस्कान को इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट साहिल में नजर आ रहा था, लेकिन साहिल सिर्फ एक आम इंसान नहीं था। साहिल ने मुस्कान को ब्लैक मैजिक और तांत्रिक क्रियाओं की दुनिया से मिलाया। उसका रूम अजीब सिंबल्स, डायग्राम्स और अकलंट आइटम से भरा हुआ था। साहिल ने मुस्कान को अपने जाल में फंसा लिया। उसने मुस्कान से कहा, सौरभ एक रुकावट है और इसे हटाना होगा। और धीरे धीरे एक खौफनाक प्लान तैयार होने लगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्यादातर चीजें जो मैंने निकाली हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यानी इंटरनेट पे वेबसाइट से या फिर कुछ यूट्यूब वीडियोस जो कि बड़े बड़े न्यूज चैनल या फिर छोटे मोटे न्यूज चैनल पे अवेलेबल है। तो मैंने कोई भी ऐसी चीज अपने तरफ से ऐड नहीं करी है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये केस एक बहुत ही नया और ट्रेंडिंग केस है, इसलिए धीरे धीरे पुलिस वाले अपनी मेहनत कर कर इस केस में और ज्यादा डिटेल्स निकालेंगे। तो धीरे धीरे शायद और कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों को उन सभी चीजों से एक्यूरेटली वाकिफ करवाऊंगा। अब अगर हम लोग अपने केस पे वापस आए तो साहिल अकेले इन सब चीजों के जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि मुस्कान उतना ही रोल प्ले करती थी ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने में। अब साल 2024 की शुरुआत तक मुस्कान और साहिल ने सौरभ को खत्म करने का एक भयानक प्लान बना लिया था। दोनों ने सोचा कि सौरभ को मारकर वो एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। साहिल का पागलपन ने उन्हें यकीन दिला दिया कि एक तांत्रिक विधि के जरिए मर्डर उनके आत्माओं को बंधन में बांध देगा, और ये चीज हद से ज्यादा भयानक थी। अब प्लान पूरा सोच समझकर बनाया गया था। अब इन दोनों ने पहला ट्राई किया 25 फरवरी साल 2025 को, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि उस दिन सौरभ ने शराब नहीं पी थी। अब इनका प्लान ये था कि उनके शराब में ये कुछ ना कुछ मिला देंगे, जिसकी वजह से सौरभ बेहोश हो जाएंगे और ये अपने भयानक प्लान को अंजाम दे सकेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मुस्कान ने एक बहाना लगाया था कि उनको एंजाइटी की दिक्कत हो रही है, इसीलिए उनको ऐसे किसी टाइप के ड्रग की जरूरत है, और यही कहकर उन्होंने वो दवाई खरीदी थी जिससे कोई भी इंसान बहुत ही आसानी से गहरी नींद में सो जाता है। अब 3 मार्च को मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम हो जाता है। उसके बाद मुस्कान उनको उनके नानी के घर छोड़ आती हैं, और 4 तारीख को रात के खाने में जिसमें कोफ्ता बना हुआ था उसमें वो नशे की दवाई मिला देती हैं, और जैसा उन्होंने प्लान किया था उसको खाने के बाद सौरभ बेहोश हो जाते हैं। और रात के 1 बजे मुस्कान साहिल को फोन करती है। साहिल जब उनके घर पे आते हैं तो दोनों मिलकर सौरभ के सीने पे 3 बार चाकू से वार करते हैं, और इसकी वजह से सौरभ की मौत हो जाती है। उसके बाद वो उनकी बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं और वहां पे उनका सर कलम करते हैं, और सौरभ की बाकी बॉडी को वो लोग बेड बॉक्स में डाल देते हैं। अब क्योंकि रात में घर में मुस्कान अकेले रहने में डर रही थी, इसीलिए सर को और हाथ को एक पन्नी में बांधकर वो साहिल के घर चली जाती हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने ब्लिंकिट से रात को सामान मंगवाया था जिसमें ब्लीच था, और उन्होंने पूरे घर को अच्छे तरीके से साफ किया, और फिर वो दोनों वहां से चले गए। अब अगले दिन वो दोनों वापस आते हैं। अब क्योंकि लाश की वजह से बहुत ज्यादा बदबू फैल रही थी, इसीलिए उनका सबसे पहला काम था उसको ठिकाने लगा। अब उन्होंने क्या किया कि बॉडी को 15 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया, और फिर एक ड्रम परचेज किया, सीमेंट परचेज की और सैंड भी परचेज किया। इसके बाद सभी हिस्सों को उन्होंने उस प्लास्टिक के बड़े ड्रम में डाल दिया। उसके बाद सैंड और सीमेंट उसके ऊपर से डाल दिया। उन दोनों का यहाँ पे मेन इंटेंशन था जैसे तैसे करके सबूत और बदबू को मिटाना। अब ये ड्रम मेरठ के इंदिरा नगर के उनके किराए के घर में ही छुपा हुआ था। अब सौरभ के बदन को छुपाने के बाद मुस्कान और साहिल को एक चीज और करनी थी, एक फेक अलिबी क्रिएट करनी थी। इसके लिए वो दोनों शिमला और मनाली घूमने चले गए और होली के रंग में मस्त घूमते हुए नजर आए। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, इसका रीजन है सोशल मीडिया की वीडियो। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई इनकी मुस्कुराहट भरी तस्वीरें
एक सच छुपा रही थी जो खून से रंगीन थी। सौरभ के मर्डर के सिर्फ 11 दिन बाद मुस्कान और साहिल होली के रंगों में डूबते हुए दिखे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ सौरभ के अचानक गायब हो जाने की वजह से उनकी माँ रेणु देवी और मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। मुस्कान की कहानियों में बहुत ही ज्यादा फर्क था, जो इनके शक को और ज्यादा मजबूत कर रहा था। इसके बाद 17 तारीख की रात को मुस्कान और साहिल शिमला से यहाँ पे वापस आते हैं और 18 तारीख को मुस्कान अपने पिता के घर जाती है और वहां पे उनकी बेटी बार बार सौरभ से मिलने की जिद कर रही होती है। जब मुस्कान के माता पिता ने सौरभ के बारे में पूछा तो बार बार मुस्कान अपनी कहानियों में चेंज कर रही थी। उनके स्टेटमेंट में लगातार बदलाव आ रहे थे और इन कहानियों में चेंजेस की वजह से उनका शक और ज्यादा मजबूत हो रहा था। अब इसका रीजन ये था कि दूसरी तरफ सौरभ के पेरेंट्स ने ऑलरेडी उनकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी थी। जब मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी जी बार बार उन पर जोर ढा रहे थे तो मुस्कान ने यहाँ पे बहाना लगा दिया और ये बोल दिया कि सौरभ का मर्डर उनके ही फैमिली वालों ने कर दिया है। लेकिन बाद में वो गिल्ट से भर गई थी और उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस को भी अब तक ये खबर मिल चुकी थी और पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सर्च किया और सीमेंट भरे ड्रम को ढूंढ निकाला। जो उन्होंने अंदर देखा वो इतना ज्यादा डरावना था कि देश भर में सनसनी मच गई। पूछताछ के दौरान मुस्कान और साहिल ने अब चाहे डर के मारे चाहे गिल्ट के मारे या कोई और चीज उन्होंने सब कुछ कबूल लिया। लेकिन शायद इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनको पता चल चुका था कि अब वो लोग नहीं बच सकते, उनका सच पकड़ा जा चुका है। लेकिन जब पुलिस ने साहिल और मुस्कान से पूछताछ करी अलग अलग, तो और भी बहुत सारी चिलिंग डिटेल्स लोगों के सामने आई और एक एक करके मैं वो सारी चीजें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। मुस्कान से रीजन पूछने पर उन्होंने ये बोल दिया कि सौरभ की शराब की लत की वजह से वो उन्हें कभी पसंद नहीं थे और इसीलिए उनकी रुचि साहिल की ओर और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन शायद ये झूठ था, ये मतलब सिर्फ मेरा मानना है, क्योंकि सौरभ तो ऑलरेडी उनको साल 2021 में छोड़ने वाले थे जब मुस्कान के माता पिता और सौरभ के माता पिता ने उन्हें उनके बेटी की वजह से रोकने पे मजबूर किया। मुस्कान ने और भी कई सारे बहाने लगाए, जैसे सौरभ कभी भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाया, उनको हमेशा पैसे अपने माता पिता से ही लेने पड़ते थे और तो और वो उनके लिए ज्यादा अवेलेबल भी नहीं रहते थे। लेकिन और पूछताछ के बाद ये चीज भी सामने आई कि बात शराब की हो तो साहिल और मुस्कान ने कई बार एक साथ बैठकर शराब भी पी थी। तो शराब, सौरभ की लत, ये चीज कुछ मैच नहीं कर रही थी क्योंकि मुस्कान भी तो शराब पीती थी। पूछताछ में ये चीज तो कंफर्म नहीं हुई कि जिस रात इन दोनों ने सौरभ को मारा था उस रात मुस्कान ने शराब पी या नहीं पी, ये चीज सामने नहीं है। लेकिन साहिल ने यह माना है कि उस रात उन्होंने बियर पी थी। अब अगर साहिल की बात की जाए तो साहिल एक बहुत ही अलग किस्म का बंदा था। अब लोग उसको आर्टिस्ट बताते हैं। जब उसके कमरे में लोग गए तो दीवारों पे बहुत ही अलग अलग किस्म की पिक्चर्स चिपकी हुई थी जिसमें ज्यादातर चीजें आर्टिस्टिक वर्क था, लेकिन वो चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वहां पे भगवानों की भी तस्वीर थी और इससे ये चीज समझ आई, मतलब पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज पता चली कि साहिल बहुत ही ज्यादा भगवानों में बिलीव करता है, वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस है। लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान भूत प्रेत में भी बहुत ही ज्यादा बिलीव करता है, हद से ज्यादा। जब साहिल के पड़ोसियों से यानी आसपास वालों से पूछताछ की गई तो ये चीज सामने आई कि साहिल तो बहुत ही शरीफ किस्म का आदमी था और तो और वो भगवानों में हद से ज्यादा बिलीव करता था और बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करता था। अब शुरुआत में बहुत सारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग सौरभ की काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें सामने आई जिसका जिक्र मैं पहले ही वीडियो में पहले कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही चिलिंग डिटेल मुझे मिली जिसको मैं आप सबके सामने रखने वाला हूँ और वो है मुस्कान ने किस तरीके से इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था और वो रोल प्ले था साहिल को मैनिपुलेट करने में। अब क्योंकि साहिल की माँ की डेथ पहले ही हो चुकी थी और साहिल उनसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड था, लेकिन उनके जाने के बाद साहिल नशों में पड़ गया, थोड़ा ड्रग्स में पड़ गया और यही चीज का फायदा मुस्कान ने उठाया। साहिल बहुत ज्यादा भूत प्रेत और सुपरस्टिशियस था और तो वो भगवानों ही मानता था, लेकिन यहाँ पे जो खेल मुस्कान ने खेला वो हद से ज्यादा अलग था। मुस्कान ने उनकी माँ और उनके भाई के यानी साहिल की माँ और साहिल के भाई के नाम से 2 फेक स्नैपचैट आईडीज बनाई और वहां पे वो ऐसे पोर्ट्रे कर रही थी जैसे वो आईडी सच में साहिल की मदर और साहिल के ब्रदर ही चला रहे थे, जहां पे वो लगातार साहिल को ये कन्विंस कर रहे थे कि मुस्कान और उनको एक साथ रहना होगा, उन दोनों को एक साथ अपना अफेयर लगातार चलाना होगा
और किसी को भी उनके अफेयर से कोई दिक्कत नहीं है और ये चीज हद से ज्यादा बड़ी थी। अब ऐसा इसलिए भी था क्योंकि एक औरत यानी एक इंसान जो कि मर चुके हैं और वो अचानक से फेक स्नैपचैट आईडीज में आ जाए, आईडीज चलाएं, तो आप समझ सकते हैं कि साहिल का दिमाग किस तरीके का था। और ये चीज पुलिस वालों ने भी कंफर्म किया है कि साहिल का दिमाग ठिकाने पे नहीं था, उनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अब इसका रीजन ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी मदर को खो दिया जिनके साथ वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, और वो बहुत ज्यादा नशे कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, लेकिन अभी वो अपनी दादी के साथ अपने घर में अकेले रहते थे। और ये चीज उनके आर्टिस्टिक वर्क, उनके घर की दीवारों पे चिपकी गई जो पेंटिंग्स और आर्टिस्टिक वर्क, वो अजीब अजीब सी तस्वीरें भी बयां करती थी। अब ये स्नैपचैट वाला खेल बहुत ही ज्यादा अजीब था। मुस्कान साहिल की दिमागी हालत से और उनकी और सारी अलग अलग चीजों से वाकिफ थी, इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाकर इस चीज को बहुत ही अलग तरीके से पोर्ट्रे किया। और साहिल अपनी माँ के और अपने भाई के आईडीज से, मैसेजेस से बहुत अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से मैनिपुलेट हो गए। भले उनके पीछे मुस्कान ही हो, लेकिन मुस्कान का काम तो बन गया और यही चीज तो वो चाहती थी। अब यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, देखिए, क्योंकि अभी भी ये केस बहुत ही ज्यादा नया है, पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो ये चीज पूरी तरीके से सामने नहीं है कि पहला इनिशिएटिव, मतलब पहली बार ये चीज किसके दिमाग में आई कि सौरभ को उन दोनों के रास्ते से हटाना था। जब इस केस की शुरुआत की इन्वेस्टिगेशन में कर रहा था तो ये चीज बड़ी क्लियर थी कि ये पूरा प्लान साहिल का था, लेकिन धीरे धीरे चीजें थोड़ी चेंज होने लगी। जब मैंने और इंटरव्यूज देखे बड़े बड़े एसीपीस के और पुलिस ऑफिसर से, तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज अच्छे तरीके से जाहिर कर दी कि ये पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र मुस्कान ने प्लान किया था। और ये फेक स्नैपचैट आईडी वाला एविडेंस बहुत बड़ा सबूत है इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन पहले चीजें थोड़ी अलग थी। साहिल मुस्कान को मैनिपुलेट कर रहे थे कि अगर उन दोनों के एक साथ रहना होगा तो उन दोनों को अपने रास्ते से सौरभ को हटाना होगा। अभी अगर आप लोगों को मैं एकदम लेटेस्ट न्यूज बताऊं तो ये दोनों पुलिस के सामने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। साहिल कह रहे हैं कि मुस्कान का पूरा प्लान था और मुस्कान कह रही है कि यह सारा प्लान साहिल का था, लेकिन फाइनल कंक्लूजन अभी तक सामने नहीं है। अब 19 मार्च साल 2025 को मुस्कान और साहिल को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कोर्ट के बाहर गुस्से से भरे वकील ने साहिल पर हमला कर दिया और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। पुलिस को भी इनको बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। मर्डर में इस्तेमाल की गई छुरी भी बरामद कर ली गई है, जो सबूतों और बाकी सारे एविडेंसेस को और ज्यादा मजबूत करती है। मुस्कान ने जेल में खाना खाने से मना कर दिया, लेकिन अब सब कुछ सबके सामने आने के बाद इन दोनों के बचने के चांसेस 0% है, जो बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ साहिल बिल्कुल चुप है, लेकिन उनके चेहरे पे किसी भी तरीके की शर्म या कोई भी पछतावा नहीं है। अब यहाँ पे 2-3 और चीजें एक्स्ट्रा इस केस में जुड़ी हैं। देखिए, एक वीडियो, एक बयान सोशल मीडिया में हम सब लोगों ने पढ़ा, जहाँ पे मुस्कान की माँ ये चीज बोल रही है कि उनकी बेटी को फांसी पे चढ़ जाना चाहिए। लेकिन कल मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अकॉर्डिंग मुस्कान की मदर का एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने साहिल को सारा इल्जाम डालते हुए ये चीज बोली कि उन्होंने कन्विंस किया मुस्कान को कि वो सौरभ को मारे, और जब सौरभ बेहोश थे तो मुस्कान को उन्होंने उनकी छाती पर चढ़ा दिया और हाथ में चाकू दे दिया, लेकिन मुस्कान चाकू उनके दिल में यानी उनके चेस्ट के अंदर नहीं डाल पा रही थी। तो सौरभ बार बार उनको कन्विंस कर रहे थे कि इनका वध होना जरूरी है, और एंड में उन्होंने मुस्कान के हाथ पर अपना हाथ रखा और 3 बार चाकू से सौरभ के दिल में वार कर दिया। अगर मेरे हिसाब से इस केस को देखा जाए तो इस केस में सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज ये है कि एक तरफ मुस्कान स्नैपचैट में लिखती है कि सौरभ का वध होना जरूरी है और मुस्कान तेरे लिए सही है, और दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट आ रहा है कि साहिल ने ये बोला अब तुम साथ रहो, उसका वध होना जरूरी है, जहां पे वो सौरभ को इंडिकेट कर रहे हैं मुस्कान को बोलते वक्त। अब सच्चाई तो ये है कि किसने किसको कन्विंस किया, ये चीज कभी न कभी पुलिस वाले मेहनत करके बाहर तो निकलवा ही लेंगे, लेकिन आखिर इससे होगा क्या? क्या सौरभ राजपूत इससे वापस आ जाएंगे, या उनकी माँ रेणु देवी को उनका जवान बेटा वापस मिल जाएगा? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर देखा जाए तो इस घटना के बाद दोनों साइड का परिवार पूरी तरीके से टूट गया है। मुस्कान के माँ बाप प्रमोद और कविता रस्तोगी जी अपनी बेटी का खुल के विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं उसे जिंदा रहने का हक नहीं है, उसे फांसी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सौरभ की माँ रेणु देवी पूरे तरीके से टूट चुकी है, जिनकी बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ।
उनकी बस चिल्ला चिल्ला के एक ही मांग है, उसे फांसी पर लटकाया जाए और अगर मुमकिन हो तो ये सब लोगों को दिखाया जाए ताकि समाज को समझ मिल सके। अब देखिए, अगर मैं पर्सनली एक चीज़ बताऊं तो पब्लिक एक्सिक्यूशन बहुत समय पहले ही बंद हो चुका है और इसको वापस से लाना शायद मुश्किल है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 100 से ज़्यादा ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बना चुका हूँ, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की कहानियों को भी मैं कवर कर चुका हूँ, तो उस एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि पब्लिक एक्सिक्यूशन शायद सही नहीं है। लेकिन मुस्कान और साहिल को फांसी मिलना ज़रूरी है। फांसी नहीं तो लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिलना उन दोनों को ज़रूरी है। लेकिन अभी आगे पुलिस इस चीज़ पे, इस केस पे काम कर रही है और देखिए, उनको सपोर्ट करिए कि आगे वो और क्या क्या चिलिंग डिटेल्स हम लोगों को दे पाते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि अभी इस केस में और भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आना ज़रूरी है और जो कि आएंगी। मैं अब इस केस को कंप्लीट करने वाला और मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने इस केस को कवर क्यों किया, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल अजीब है। न तो मैं कोई ट्रेंडिंग केस और 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद मैं पहली बार कोई इंडियन केस कवर कर रहा हूँ। मुझे अचानक से इसका रीज़न नहीं पता, लेकिन कल मैं कहीं गया हुआ था और बीच में, मतलब कैब से वापस आते वक्त मैं अकेला था और मेरे दिमाग में अचानक से ये चीज़ बार बार आई जा रही थी। तो मैंने प्लान किया और मैंने इस केस के ऊपर जी तोड़ रिसर्च करी और मैंने इस केस को अंजाम दिया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हो सकती हैं क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी इस केस को कवर कर दिया है। तो अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं उस लोगों से, मतलब आप लोगों से माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इसमें अपडेट होती है तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी डिटेल्स जो कि पूरे तरीके से सही हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिटेल मैंने अपने मन से जोड़ दी है, लेकिन जो भी चीज़ बोली है मैंने इंटरनेट के थ्रू, यानी बड़े बड़े चैनल्स के और अखबारों के थ्रू ही, अखबारों के इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोगों का क्या कहना है मेरठ सीमेंट मर्डर केस के ऊपर? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत पहले से मुझे ये चीज़ बोल रहे थे कि प्लीज़ कोई इंडियन केस कवर करिए। आखिरकार मैंने केस कवर किया, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आगे भी ऐसी ऐसी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और हो सके तो फ्यूचर में और भी बहुत सारे इंडियन केसेस मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करना है। अलविदा।